हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला। आई एम पीएचडी फ्रॉम CSIR CMAP। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं CSIR नेट लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे वीडियोस रिलीज़ करती रहती हूँ। उसी सीक्वेंस में एक और वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ और आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उन 5 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में जो कि ज़रूरी हैं। आप कोई भी स्टूडेंट जो कि इस 17 फेब वाले एग्जाम को टारगेट करके चल रहा है, आप सभी को ये 5 स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी चाहिए। तो एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और सभी स्ट्रेटजीज़ को ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा और इनको फॉलो करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है वो होता है आपका मोटिवेशन और सेल्फ बिलीफ। सबसे पहले आपको खुद में ये भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि तभी आप राइट डायरेक्शन में सारे एफर्ट्स पुट करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलूँगी वो ये है कि आपको खुद पे भरोसा हो, आपको ट्रस्ट हो कि अगर कोई और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। तो उस तरीके से आप है ना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ बिलीफ, कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। सेकेंड पॉइंट में अगर आपको बोलूँ, स्पेशली CSIR नेट लाइफ साइंस जैसे एग्जाम के लिए, कि जहाँ पे अगर आप पेपर की एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि सिलेबस काफ़ी सारा है और अगर आप क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बहुत सरफेस लेवल की नॉलेज अगर आपको है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। कोई भी टॉपिक किसी भी यूनिट से अगर आपने उठाया है तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, क्योंकि स्पेशली पार्ट सी के क्वेश्चंस अगर आप देखें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको देता है, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पार्ट सी में मिलते हैं। तो उस पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब तक कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन को ट्रिक नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड फोकस आपका क्या होना चाहिए कि जब भी आप कॉन्सेप्ट को स्टडी करें, चीज़ों को पढ़ें, तो हर एक टॉपिक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। हर चीज़ को सरफेस लेवल पे केवल रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं है आपके CSIR नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। लाइक आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, प्रोटीन केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, है ना, या इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई भी यूनिट आपने उठाई है, तो आप पहले देखें कि टॉपिक्स क्या हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, और हर उसको बिल्कुल डिटेल में जाके पढ़ने की कोशिश करिए, है ना, क्योंकि तभी आप पार्ट बी और सी के दोनों के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट में अगर आपको बोलूँ तो आई होप ये एग्जाम आपका 1 साल बाद होने जा रहा है, काफ़ी समय बाद होने जा रहा है, और आई होप आप सभी लोगों ने खूब पढ़ाई की होगी। जिन लोगों ने पिछले लास्ट 6 महीने से प्रिपरेशन शुरू करी होगी या जो पिछले 1 साल से कर रहे होंगे, सभी लोगों ने खूब सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, खूब सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे। कुछ लोग अभी भी प्लानिंग में होंगे कि थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ी चीज़ें और कवर कर लेते हैं, है ना। बट मेरा सजेशन ये रहेगा, जो मेरी थर्ड स्ट्रैटेजी है, जो थर्ड पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी वो ये है कि जो कुछ भी अभी तक आपने पढ़ा है, ट्रस्ट में, अगर आपने 7, 8 या 8-9 यूनिट भी कवर करी है तो कोशिश करिए कि उन सभी यूनिट्स को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। अभी टाइम नहीं है, 20 से 22 दिन है आपके 17 फरवरी वाले एग्जाम के लिए। तो अभी टाइम ये नहीं है कि आप कोई नई चीज़ें अपने उसमें इन्वॉल्व करें, बल्कि समय ये है कि आप जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनका मल्टीपल रिवीजन दीजिए, है ना, और रेगुलर बेसिस पे हर एक यूनिट का कुछ, है ना, कुछ पॉइंट्स आप मेंशन कर लीजिए, कुछ पॉइंट्स को हर एक दिन का टारगेट आप बना लीजिए और रेगुलर इंटरवल पे आप सभी टॉपिक्स को रिवाइज करने की कोशिश करिए जो कुछ भी पढ़ा है आपने। क्योंकि अगेन मैं बोलूँ, अगर आपने PYQs देखे होंगे, एनालिसिस करी होगी, तो आपने देखा होगा कि MCQ क्वेश्चंस में बड़े क्लोज ऑप्शंस होते हैं। चाहे पार्ट सी की आप बात करें या पार्ट बी के क्वेश्चंस की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्शन ए, वहाँ पे तो आपके जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे चीज़ें आपको इतनी कंफ्यूज नहीं करती हैं। बट स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट पार्ट बी एंड सी, वहाँ पे जो MCQs आपके होते हैं, जो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उसमें आपको कॉम्बिनेशन दिया जाता है कि 1, 2, 3 कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है, कौन सा इनकरेक्ट। तो जब तक आपने चीज़ों को प्रॉपर रिवाइज नहीं करा है, कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आपने कंफ्यूजन में गलत ऑप्शन टिक कर दिए तो यू विल गेट नेगेटिव मार्किंग, है ना, और वो आपके पूरे ओवरऑल स्कोर को कम कर सकता है। तो बहुत आपको ध्यान रखना है, रिवीजन पे आपका पूरा फोकस करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप 10, 12, 13 यूनिट कवर कर लें। ज़रूरी ये है कि जितनी भी यूनिट्स आपने कवर करी हैं
उसको प्रॉपर रिवाइज करें। अब ये भी नहीं होना है कि आपने 4 यूनिट कवर करके उसको केवल रिवाइज करके आप क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने 8 से 9 यूनिट करी है तो ट्रस्ट मी उतना सफिशिएंट है अगर आप उसको प्रॉपर रिवाइज करें, टिप टू बॉटम हर एक टॉपिक को रीड करें और मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, ताकि जब पार्ट सी के या पार्ट बी के आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आप इजीली सही को सही और गलत ऑप्शन को गलत, है ना, टिक कर सकें। क्योंकि यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं होता है। जो पीजी में और जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं तो वहाँ पे आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ याद आ रही है तो आपने थोड़ा बहुत लिख दिया, आपको 2, 4, 6 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है कि अगर आपने गलत आंसर टिक करा तो फिर सही तो मिलना नहीं है, पर वो जो आपने सही किया उसके भी नंबर आपके कट जाएंगे। आई होप सभी को पता होगा, है ना। पार्ट सी में 1 नंबर आपका कटता है, यहाँ पे आपका, है ना, 0.5 कटते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है आपको कि आप रिवीजन प्रॉपर करें, वरना नेगेटिव मार्किंग आप लेके जरूर आएंगे। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है जो 190, 160 मार्क्स से क्वेश्चंस करके आते हैं और आधे क्वेश्चंस वो गलत करके चले आते हैं। तो ये जस्ट आपका, है ना, लैक ऑफ रिवीजन होता है। जब आप क्लियर नहीं होते हो चीज़ों को लेके, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, रिवीजन प्रॉपर नहीं होता है, तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो कि चलो मैंने ये पढ़ा था, लेकिन ऑप्शंस कई बार आप गलत चूज कर जाते हो। तो तीसरा पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है कि रिवीजन जरूरी से आपको करना है। जितना भी आप पढ़े उनको प्रॉपर रिवाइज करें, तभी आप क्वेश्चंस को, स्पेशली पार्ट सी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं तो देखिए, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, जस्ट एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपने पढ़ लिया कि आपने हीमोग्लोबिन पढ़ लिया, ठीक है, हीमोग्लोबिन का अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें एक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, एक डिसोसिएशन कर्व का पार्ट है, और एक है जहाँ पे उन्होंने अलग अलग फैक्टर्स की बात करी है कि लाइक CO2 है, BPG है ना, टेम्परेचर है, pH है, ये कैसे ऑक्सीजन बाइंडिंग की एफिनिटी को इन्फ्लुएंस करता है अगर हम लोग हीमोग्लोबिन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, ठीक है। तो सपोज किसी ने हीमोग्लोबिन पढ़ा और उसने केवल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि 4 सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा बीटा, ठीक है, ये आयरन एटम है, एटसेट्रा, सारी डिटेल उन्होंने पढ़ ली, बट उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपको तब पता चलेगा कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। ये आपको तब पता चलता है जब आप PYQ सॉल्व करते हैं। तो 4th पॉइंट में आपको ये बोलना चाहूंगी कि मेक श्योर कि बिफोर एग्जामिनेशन आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें कि जितने भी एरियाज आपने कवर किए हैं उनसे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग टॉपिक्स पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन हम लोग उसको इन डेप्थ, उसका हर एक वो एस्पेक्ट जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या जिस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, वो पॉइंट्स हम लोग स्किप कर जाते हैं। वो पॉइंट्स हमारे ध्यान में तभी आते हैं जब उनसे रिलेटेड PYQs हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो भी यूनिट्स हम लोगों ने कवर करी हैं, लाइक अगर आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है, इकोलॉजी पढ़ा है, मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ा है, सेल बायोलॉजी, जो टॉपिक्स भी आपने कवर करे हैं उनके क्वेश्चंस को चाहे आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड करें, उनसे सॉल्व करें, या फिर आप हमारी कैटलिस्ट पब्लिकेशन की जो MCQ बुक है जहाँ पे ये सारे यूनिट्स आपको सेग्रीगेटेड मैनर में मिल जाएंगे, ईयर वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख के, जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ लिया, प्रोटीन केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो आपने देखा कि 2016 में, 17 में, 19 में, 20 में प्रोटीन केमिस्ट्री से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इससे बहुत आपको फायदा होगा और आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है, क्योंकि अब फाइनल टच देने का टाइम है। अभी अगर आपने सही स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करी तो जो भी 5 से 6 महीने में या पिछले 1 साल में जो भी आपने तैयारी करी है उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इंश्योर करिए कि प्रॉपर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, PYQs बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 5th पॉइंट पे यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट अगर आपने मिस करा तो अगेन आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। वो है कि आप फुल लेंथ टेस्ट दें। फुल लेंथ टेस्ट का क्या मतलब है, आपके एग्जाम में, जिन लोगों ने इससे पहले अगर इस एग्जाम में बैठे होंगे आप लोग ड्यूरिंग ना, जब कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में ही देते हैं, सेकंड ईयर में भी देते हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपका CBT मोड एक बेस एग्जाम होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन मोड में होता है, और आपको डेस्कटॉप एक मिलता है, पूरी स्क्रीन आपको मिलती है, ABC सेक्शन आपको मिलते हैं, आप क्वेश्चन स्क्रॉल करते जाते हैं, आपको टाइम लिमिट दी जाती है ना, आपको एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू आपको एग्जाम देना होता है। पेपर बेस्ड
मोड में एग्ज़ाम नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस 3 घंटे की रियल टाइम प्रैक्टिस करें और एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ या कुछ ऐसा मॉक टेस्ट आप सॉल्व करने की कोशिश करें जो इक्विवेलेंट हो आपके एनटीए के पैटर्न पे। जैसे एनटीए आपका इंटरफेस यूज़ करता है एग्जामिनेशन के लिए, वैसा इंटरफेस आप यूज़ करें और प्रैक्टिस करें 3 आवर्स की, ताकि आपको एक रियल टाइम प्रैक्टिस हो जाए बिफोर एग्जामिनेशन। और इंश्योर करिए कि कम से कम 4 से 5 होलिस्टिक टेस्ट आप जरूर दें, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, पहली चीज़, अगर CSIR के एग्ज़ाम को आप देखें तो पार्ट सी में आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं 75 में से, बट हर एक क्वेश्चन की लेंथ बहुत अच्छी खासी होती है। जिन लोगों ने प्रिपरेशन करी होगी उनको आइडिया होगा। तो एक टाइम मैनेजमेंट का गेम आपका हो जाता है, स्पेशली पार्ट सी के लिए, ठीक है। तो 180 मिनट्स आपको मिलते हैं, 3 घंटे का टाइम, और 145 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, और स्क्रॉल के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस को करना होता है आपको। तो इस वजह से जब आप ये होलिस्टिक टेस्ट के थ्रू 3 घंटे में उस फिक्स टाइम में आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको एक आदत सी होती है कि हाँ, इस तरीके से हमको एग्जाम में भी देना है, ठीक है। और मान लीजिए आपने पहले होलिस्टिक में टेस्ट में कोई गलती करी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सेक्शन ए में ही 1 घंटे लगा देते हैं। 3 घंटे होते हैं, सेक्शन ए को आप 1 घंटे नहीं दे सकते, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा आपको सेक्शन सी के लिए चाहिए पड़ता है। तो 30 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर सेक्शन ए। तो ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस आपकी तभी होती है जब आप मॉक टेस्ट, होलिस्टिक टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट वाला क्राइटेरिया आप कंट्रोल कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पार्ट ए को कितना टाइम देना है, पार्ट बी पे कब स्विच करना है, पार्ट सी के लिए कितना टाइम बचा के रखना, और सभी को करने के बाद रिवीजन के लिए कितना 10-15 मिनट का टाइम, सारे क्वेश्चंस के बाद फिर से क्रॉस चेक करने के लिए क्या चीज़ें करनी है वो आपको पता चलता है। दूसरा, CBT मोड में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे स्क्रॉलिंग करनी है, कैसे फर्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है, स्किप कैसे करना है, क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए कैसे डालना है, ये सारी चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस होती है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखिए 13 यूनिट्स हैं आपकी पूरे सिलेबस में, और कोई बच्चा पूरी 13 यूनिट्स प्रिपेयर करके नहीं जाता, और ज़रूरत भी नहीं होती है उसकी। अब होता क्या, क्वेश्चन तो सभी यूनिट से आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो आप जब ये मॉक टेस्ट सीरीज देते हैं, जब मॉक टेस्ट आप करते हैं, तो उससे आपको ये भी पता चलता है कि आप क्वेश्चंस को स्किप कैसे करें। जो क्वेश्चंस आपके एरिया के नहीं हैं, आपको उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस चीज़ की भी प्रैक्टिस आपकी होती है जब आप फुल लेंथ 3 आवर्स के टेस्ट को ज्वाइन करते हैं, उसको है ना प्रैक्टिस करते हैं। चौथी चीज़ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, आप है ना एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, आपका कंप्यूटर सेपरेट होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बट कई बार क्या होता है कि समटाइम्स इन्विजिलेटर बात कर रहा है या कुछ और भी तरीके के डिस्टर्बेंसेज हैं, तो दैट कैन इन्फ्लुएंस यू, है ना, वो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं और आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। जब आप पहले से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस किए रहते हो, आप अपने घर में हो, घर में भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, कई बार कुछ आवाज़ें और इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो उसकी भी आपकी प्रैक्टिस होती है कि आपको जब आप टेस्ट पेपर देने बैठो तो आपका फोकस केवल और केवल आपके डेस्कटॉप पे हो, है ना। तो इस चीज़ की भी एक प्रैक्टिस आपकी रियल टाइम होती है जब आप 3 आवर्स का टेस्ट देते हो। और ऑनेस्टली दीजिएगा, ये नहीं कि आपने टेस्ट दिया, आधे घंटे आपने दिया, क्वेश्चंस कुछ हुए, फिर आप हट गए, फिर आपका नहीं मन लग रहा है, ऐसे नहीं। जिन लोगों ने प्रॉपर प्रिपरेशन करी है और फाइनली इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो ज़रूर ऑनेस्टली उस 3 घंटे के पेपर को अटेम्प्ट करें, है ना। चौथी चीज़ जो मैंने बोला कि नेगेटिव मार्किंग वाला पॉइंट, वो भी यहाँ पे आप कंट्रोल कर पाएंगे। जब आप पहला मॉक टेस्ट देंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप खूब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता है आप 200 तक टच कर जाएं। लेकिन जब आप नेगेटिव मार्किंग कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है 50% कर दें। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, 4, 5 इस तरीके के बाकी के होलिस्टिक टेस्ट जब आप देंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे, तो उसमें आपकी ये जो नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा अटेम्प्ट करने की आदत है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से 5वां पॉइंट जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कोई ढंग की टेस्ट सीरीज जो कि CBT लेवल का इंटरफेस यूज करती हो, CBT लेवल के क्वेश्चंस जहाँ पे हों, उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करिए और जरूर से मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि बिना सेल्फ इवेल्युएशन के, है ना, आप चेक नहीं कर सकते कि कहाँ पे अभी लैकुना है, कहाँ पे भी आपको चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट डिसाइड करती हैं। टेस्ट सीरीज के लिए या मॉक टेस्ट के लिए जो भी आप चूज करें, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि बिल्कुल भी कोई ऐप बेस्ड टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस तो देगी कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट एग्जैक्टली वो रियलिटी नहीं है आपकी एग्जामिनेशन की। NTA आपका डेस्कटॉप बेस्ड सिस्टम यूज करता है, ठीक है। तो कोशिश करिए वैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए जो बिल्कुल रियल टाइम आपको प्रैक्टिस कराए। तो प्लीज कोई ऐप बेस्ड टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करिए। दूसरा, एक बात और मैं बोलूंगी कि नीट
और नेट के एग्जामिनेशन में बहुत डिफरेंस है। नीट लेवल के क्वेश्चंस और नेट लेवल के क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंस है। तो ये भी आप इंश्योर करिए कि जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हैं उसमें क्वेश्चंस का लेवल CSIR नेट लेवल का है या फिर आपका एनी है ना नीट लेवल का है, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इंश्योर करिए, फिर आप कोई अच्छा सा है ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और ये 5 मॉक टेस्ट दीजिए, है ना, जिससे आप एग्जाम से पहले जो भी गलतियां कर सकते हैं वो आप मॉक टेस्ट में कर लीजिए, ताकि जब आप रियल टाइम में 17 फरवरी को चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में बैठिए तो वो सारी गलतियां आप ना करिए, है ना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, है ना। सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और प्लीज इनको फॉलो करिएगा, जरूर से इन सारे पॉइंट्स से आपको फायदा मिलेगा। बहुत जल्दी कुछ और वीडियोस के साथ मैं आपके लिए आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।